हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम गुप्ता और आज हम लोग बात करने वाले हैं रेट लॉ के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या बात की थी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, और उसके बाद क्या बात की थी, मॉलिक्यूलरिटी की। इसके पहले सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलते आज हम लोग बात करते हैं डिफरेंट टाइप के रिएक्शन के लिए हम लोग रेट लॉ कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक टाइप की रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या होगा, जिसमें केवल एक रिएक्टेंट से क्या बन रहा हो, एक प्रोडक्ट हमारा बन रहा हो, एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा हो। तो ये इसमें इसको क्या कहेंगे हम, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिए, ए से क्या बन रहा है हमारा, बी बन रहा है। ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है। इसका रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट बड़ा सिंपल सा है, रेट बराबर क्या होगा, के। अब ए के पावर कुछ है नहीं तो हम लोग क्या जनरली ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये किस लिए हो गया हमारा, एलिमेंट्री रिएक्शन का एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2a प्लस बी गिव्स क्या दे रहा है, सी। इसके लिए अगर रेट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, रेट बराबर कैसे लिखेंगे, के ए की पावर क्या है, यहाँ आगे कितना है 2, तो के ए की पावर 2 और फिर क्या हो जाएगा बी। तो ये हमारा ऐसे ढेर सारे एग्जांपल हो सकते हैं जो हमारे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हो सकते हैं। अब दूसरी टाइप की जो रिएक्शन होती है वो हमारी होगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एक हो गया हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अच्छा, पहले वाली जो हमने रिएक्शन बताई है उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब कुछ नहीं दिया है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़ा सिंपल सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, केवल कंसंट्रेशन की जो पावर होती है उसी को ऐड कर दें, हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले और दूसरे के लिए क्या होगा, सिंपल सा है। इसके लिए क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर 1 और इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, 2 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 3। इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3। अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, हम लोग कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैसे लिखेंगे रेट, तो इसके लिए देखिए क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं 2N2O5। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि वो रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो जाए, इसी को तो हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स। जो एक से ज्यादा, कोई भी चीज अगर सिंपल होगी तो एक बार में कंप्लीट हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स क्या होगा कि एक से ज्यादा स्टेप लगेंगे उसमें। हम लोग उसका केवल क्या लिखते हैं, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। ये कई स्टेप में होता है लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, फाइनल रिजल्ट लिखते हैं। जब हमको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की रेट लॉ लिखना होगा तब हमको क्या देखना पड़ता है, इसका मैकेनिज्म देखना पड़ता है। इसीलिए थोड़े से क्या होते हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हमको याद करनी पड़ती है या इसको ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है या ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म। क्या देखना पड़ेगा, मैकेनिज्म। MECH मतलब मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में क्या होगा, इसके 2 स्टेप में होती है, एक स्टेप में कंप्लीट नहीं, तभी तो कॉम्प्लेक्स है। इसका पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, जो हमारा N2O5 है उससे क्या बन रहा है, NO2 और NO3। ये स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है। कुछ दिमाग में आ रहा होगा कि स्लो स्टेप क्यों लिखा हमने ना, हाँ। तो ये क्या है, अब यहाँ पे क्या होगा, फिर ये N2O5 जो यहाँ पे NO3, सॉरी यहाँ पे गलती से NO2 लिख गया, ये क्या होना चाहिए NO3। N2O5 ये NO3 से रिएक्शन करके हमारा क्या बनाता है, NO2 और ऑक्सीजन। ये कैसे होता है, फास्ट। तो हमने बताया था कि स्लोवेस्ट स्टेप जो होता है वो हमारा क्या होता है, RDS मतलब रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। स्लोवेस्ट स्टेप हमारा क्या होगा, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो ये जो हमारा होगा ये क्या हो गया हमारा RDS। ये क्या हो गया हमारा RDS। अब जब रेट लॉ लिखेंगे तो क्या करेंगे, इसी को उठा के इसी रिएक्शन का इसी स्टेप को हम लोग को रेट लॉ लिखना है। ये कंप्लीट दोनों के लिए हो जाएगा हमारा रेट लॉ। इसके लिए क्या लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे, रेट बराबर के। अब केवल क्या कौन सा रिएक्टेंट है, N2O5, तो के N2O5 की पावर क्या होगी 1। जब कुछ नहीं दिया है तो पावर क्या होगी 1। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो हमारा 1। सिंपल सी बात है ना, समझ में आ गई। चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब थर्ड टाइप की जो हमारे पास रिएक्शन होती है वो हमारे पास होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जो रिवर्सिबल हो।
तो थर्ड टाइप हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन जैसे एग्जांपल के लिए हमारा H2 और I2 से हमारा HI बनना, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में क्रिया करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब इसमें क्या होता है, अब रिवर्सिबल रिएक्शन लिखने के लिए अब इसके क्या होता है, दो रेट हो गए, एक जो फॉरवर्ड में हुआ उसके लिए K1 हो गया और जो बैकवर्ड हो रहा है उसके लिए K2, यहाँ पे K2 होगा, जो बैकवर्ड में हो रहा है उसके लिए क्या लिख रहे हैं हम लोग, K2। तो अब क्या है, इसके रेट लिखने के लिए सिंपल सा है, बस केवल दिमाग में ये रखना है कि किससे क्या बन रहा है, मतलब रेट में देखो क्या दिमाग में रखना है कि किससे क्या बन रहा है। हमेशा हम लोग रिएक्टेंट का लिखते हैं, प्रोडक्ट का तो लिखते नहीं। तो पहले दिमाग में रखो कि फॉरवर्ड में क्या बन रहा है, क्या रिएक्टेंट है हमारे पास। तो फॉरवर्ड में हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन है और आयोडीन है, और बैकवर्ड में क्या होगा, HI। तो पहले हमको किसके लिए लिखना है, फॉरवर्ड के लिए। तो फॉरवर्ड के लिए रेट क्या है, K1, मतलब क्या है, ये फॉरवर्ड के लिए है, तो ये किसके लिए, रेट कांस्टेंट इसका हो गया K1, और यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, H2 और क्या है I2, अब पावर 1 है ना, तो H2 और I2। अब क्या हो गया, ये हमारा हो गया, लेकिन अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें बैकवर्ड से भी मतलब क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, जब तक कि हमारा इक्विलिब्रियम नहीं स्टेबलाइज हो जाता है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब क्या लगाएंगे, एक लगाएंगे नेगेटिव साइन। कौन सा साइन लगाएंगे, नेगेटिव साइन। जब नेगेटिव साइन लगाएंगे तो अब क्या है, अब इससे क्या बनाना है, ये बन रहा है, मतलब इससे क्या बन रहा है, ये अभी तक क्या बन रहा था, H2I2 से क्या बन रहा था, 2HI। अब क्या बनना है हमारा, 2HI से H2I2। तो अब क्या करेंगे, हमारा रिएक्टेंट क्या हो गया, HI। तो जब रिएक्टेंट हमारा HI हो गया तो इसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K2। तो K2 HI की पावर कितनी है, आगे जितने भी लिखा हो उसी को हम लोग पावर के रूप में लिख देते हैं। तो HI की पावर क्या हो गई, 2। तो हमारे ख्याल से बात आपको अब समझ में आ गई होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या लिखेंगे, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट कांस्टेंट लिखेंगे, उसके जो रिएक्टेंट है उसको लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन, फिर बैकवर्ड रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होगा उसको उठा के हम लोग लिख देंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा हो गया। अब एक टाइप की रिएक्शन आती है जो हमारी आती है पैरेलल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन, इसमें क्या हो रहा है, मान लो ये एक K है या एक A है हमारा रिएक्टेंट, एक साथ दो, पैरेलल मतलब क्या होता है, साथ साथ चलेंगे। तो ये क्या है, B, एक साथ हमारा क्या हो रहा है, और ये क्या है, C। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो B बन रहा है ये मेजर है, ऐसे मान ले रहे हैं भाई, कुछ बन रहा है एक से दो चीजें तो एक मेजर होगी एक माइनर होगी, ठीक है। दूसरा क्या हो रहा है, माइनर, ये क्या हो गया, एक मेजर हो गया एक माइनर हो गया। अब इसके लिए रेट कांस्टेंट हमारा K1 हो गया, इसके लिए रेट कांस्टेंट जो हमारा हो गया K2 हो गया। तो अब इसके पैरेलल रिएक्शन के लिए रेट क्या लिखेंगे, रेट RATE, रेट क्या होगा, K1 की पावर क्या होगा, अरे सॉरी, K1 रिएक्टेंट हमारा A, और यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस साइन, यहाँ पे क्या होगा K2 और यहाँ पे A। तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है, पैरेलल रिएक्शन में हम क्या लिखेंगे, हमेशा रिएक्टेंट के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे, रिएक्टेंट के लिए, प्रोडक्ट की कोई बात नहीं करेंगे। और इसमें जितने भी होते जाएंगे उसको हम जोड़ते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। जबकि हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, पहले इसको रिएक्टेंट मान के हम लोगों ने एक बार रेट लॉ लिखा, फिर क्या करेंगे, नेगेटिव साइन लगाया, इसको रिएक्टेंट मान के हमने फिर दोबारा रेट लॉ लिखा। बात समझ में आपको आ गई होगी, ठीक है। अब इसके आगे क्या है कि हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, या कैसे डिटरमाइन करते हैं कि किसी रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ स्टेप होते हैं जो अभी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो ठीक है, अभी बताते हैं हम आपको कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ, हमारा अगला हेडिंग क्या होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगला हम लोग टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ तो हम लोग का टॉपिक क्या है, क्या टॉपिक, तो अब हम लोग क्या करने वाले, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो क्या है, इसके कई सारे स्टेप हैं। जैसे पहला क्या है, मान लीजिए हमको ग्राफिकल मेथड से करना है, ग्राफिकल मेथड से। तो फर्स्ट क्या है, ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड। ग्राफ देख के हम लोग पता करते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। एक्चुअली में ऐसे ही होता है,
क्योंकि भाई जब हम लोग लैब में करते हैं तो ऐसे थोड़े ना हमको देख के पता चलेगा, उसमें बाकायदा एक्सपेरिमेंट होता है, कितना टाइम लगा, क्या कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, इसी सबको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलो आप बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। चलो आगे, तो ये क्या है, ग्राफिकल मेथड में क्या है, मान लीजिए हमारे पास ए से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट, क्या बन रहा है, ए से हमारा बन रहा है कोई प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट बन रहा है तो अब क्या है, इसके लिए कई सारे स्टेप हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, टाइम के साथ साथ जो हमारा रिएक्टेंट है वो कैसे वेरी कर रहा है, या उसकी कंसंट्रेशन कैसे वेरी, तो कंसंट्रेशन के साथ हमारा या टाइम के साथ हमारा जो कंसंट्रेशन है वो कैसे वेरी कर रहा है। तो मान लिया हमने कि जब इसकी कंसंट्रेशन 1 थी तब टाइम शुरू नहीं हुआ था, ठीक है। अब क्या है 0.7 हो गई, कुछ डाटा ले रहे हैं, 10 सेकेंड हो गया, 0.6, 20 सेकेंड, 0.54, ऐसे ढेर सारा हो रहा है। हम कुछ ही डाटा ले रहे हैं, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। तो ये हो गया 30 सेकेंड। तो हमने एक स्टेप में क्या पता कर लिया कि टाइम के साथ कैसे हमारा ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। अब दूसरा क्या करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींचेंगे कि इस बेसिस पे हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो मान लीजिए हमने एक ग्राफ खींच लिया कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, टाइम। यही जो ऊपर वाली वैल्यू निकाली है ना, इसी के हिसाब से हम लोग ग्राफ खींच लें। तो मान लीजिए हमारा ग्राफ कुछ आया, ऐसे कुछ भी आया ग्राफ। अब क्या हो रहा है, इस ग्राफ पे डिफरेंट टाइम पे जो हमारी कंसंट्रेशन है उस पर हम लोग क्या खींचेंगे, स्लोप। क्योंकि हम लोग बताया था कि कैसे होता है रेट dx/dt ना, याद आ गया पुरानी वीडियो। तो डिफरेंट टाइम पे स्लोप खींच रहे हैं, क्या खींच रहे हैं, स्लोप। तो पहले के एक टाइम के लिए यहाँ पे, या ऐसे ढेर सारा हम लोग स्लोप खींचते हैं। एक दो टाइम हमने लिया, एक यहाँ के लिए, एक यहाँ के लिए, दो के लिए क्या हम लोगों ने खींच लिया, स्लोप खींच लिया। अब स्लोप खींच लेंगे तो हमको रेट पता चल जाएगा, कैसे, dx/dt से। अब कुछ भी कंसंट्रेशन होगा वहां पे हमने डाटा ले रखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया अरे टाइम के साथ कंसंट्रेशन हमारा डिक्रीज कर रहा है। जब कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है तो एक ग्राफ लिया। अब ग्राफ के लिए हम 2-3 पॉइंट ऐसे ढेर सारे ले सकते हैं, यहाँ पे स्लोप, सब पे स्लोप खींचेंगे। स्लोप क्या होता है, dx/dt। तो dx/dt हमको क्या बताएगा, रेट बताएगा। क्या बताएगा, रेट। डिफरेंट कंसंट्रेशन पे हमारी रेट क्या क्या है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे क्या है हमारी रेट। तो स्टेप थर्ड में क्या आएगा, हमारे पास रेट पता चल जाएगा। कौन सा रेट पता चलेगा, इंस्टेंटेनियस रेट पता चलेगा, क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर सेकेंड पे ले रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या पता चला, कंसंट्रेशन और रेट, कंसंट्रेशन और रेट, कंसंट्रेशन और रेट। तो मान लीजिए ए कंसंट्रेशन पे जो हमारी रेट थी वो क्या है, एक्स। बी कंसंट्रेशन पे जो हमारी रेट है वो क्या है, वाई। सी कंसंट्रेशन पे जो हमारा रेट है वो क्या है, जेड। तो हमको 3 मिला, एक कंसंट्रेशन ए पे रेट एक्स, बी पे वाई, सी पे जेड। अब हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन पे और रेट के वर्सेस क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का हम लोग क्या खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट का। तो स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम लोग एक कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ खींचेंगे। बच्चे नोट्स बनाते चलना ना, देखो बहुत कम में और एकदम मतलब बेहतरीन वाला नोट्स बना रहे हैं कि मतलब मजा आ जाएगा रिवीजन करने में। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के बीच में क्या खींचना है हमको, ग्राफ खींचना है। तो कंसंट्रेशन वर्सेस रेट के बीच में ग्राफ खींचे तो हमारे पास मान लीजिए कई प्रकार के ग्राफ आते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो कुल मिला के हमारे पास 4 ग्राफ आए। कितने ग्राफ है, 4 ग्राफ है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, रेट, यहाँ पे क्या है रेट, और यहाँ पे क्या हमारा कंसंट्रेशन। सब में ऐसे यहाँ पे कंसंट्रेशन, 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 रेट, रेट, रेट। जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो इसी ग्राफ के हिसाब से हमको पता चल जाता है कि कैसे हमारा, हमको क्या करना है, रेट लॉ लिखना या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे है इस रिएक्शन के लिए। तो अब क्या है, अगर फर्स्ट वाले में हमारा ग्राफ कुछ ऐसा आता है, सेकंड वाले के लिए हमारा कुछ ऐसा आता है, थर्ड वाले के लिए हमारा कुछ ऐसा आता है, फोर्थ वाले के लिए कुछ ऐसा आता है। अब यहाँ पे क्या हम कंसंट्रेशन और रेट में क्या थोड़ा सा सावधानी बरतें हैं, किस हिसाब से रेट और कंसंट्रेशन बदल रहा है, तो वहां पे हमारी पावर बदलती जाती है। मान लीजिए अगर क्या होगा, रेट और कंसंट्रेशन के बीच हम लोग ग्राफ खींचे तो वहां पे अगर इस तरह वेरी कर रहा है, मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इस तरीके के हम लोग क्या कहते हैं,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर रिएक्शन कर रहा है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर रेट और कंसंट्रेशन में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग क्या करें? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? रेट कंसंट्रेशन की पावर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है। क्या बोला मैंने? रेट कंसंट्रेशन की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस तरीके की हम लोग क्या बोलते हैं? कौन से ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर। जब इसके आगे हम लोग डिटेल में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पूरा कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम लोग ग्राफ फिर से बताएंगे, ठीक है? तो ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब रेट और कंसंट्रेशन की अगर पावर 3 है तब स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर हमको मिल रहा है तब कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया? थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या हो गया? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आई होप आप लोग को बात इतनी समझ में आ गई होगी। तो एक तरीका था हमारे पास ये कि कंसंट्रेशन और ग्राफ लेकर हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गए। अगर इस तरीके से कंसंट्रेशन रेट केवल है तो जीरो ऑर्डर है, कंसंट्रेशन रेट स्ट्रेट लाइन है, फर्स्ट ऑर्डर है। यहाँ पे कंसंट्रेशन स्क्वायर है, स्ट्रेट लाइन है, सेकंड ऑर्डर कंसंट्रेशन की पावर थर्ड है, स्ट्रेट लाइन है। बात समझ में आ गई। दूसरा मेथड जो होता है हमारे पास वो क्या होता है? इनिशियल रेट मेथड। इस पे कई बार क्या होता है? डायरेक्ट सवाल आते हैं। डायरेक्ट मतलब कई बार न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं, तो एक न्यूमेरिकल लेके ही हम आप लोग को बताएंगे कि कैसे करना है। इनिशियल रेट मेथड। क्या बोले हैं? इनिशियल रेट मेथड। इनिशियल रेट मेथड। अब इसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई एक रिएक्शन है N1A प्लस N2B गिब्स क्या दे रहा है? प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वहां पे क्या दे रहा है? कंसंट्रेशन A, कंसंट्रेशन B और रेट। अब आपको सबको पहले पता हो गया कि रेट कैसे लिखना है, ठीक? कंसंट्रेशन यहाँ पे कुछ हमारे पास डाटा दिया हुआ है। जब 1 कंसंट्रेशन है तो रेट क्या है? 10 × 10⁻²। ये डाटा हमारे पास पूरा दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से क्या लिखेंगे हम लोग? क्या निकाल लेंगे? रेट एक लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग पता करेंगे। और ये भी पता चलेगा कि किस रिएक्टेंट पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस तरीके से वेरी कर रहा है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। अब जर्नल सी बात क्या होती है? रेट कैसे लिखेंगे? अगर इस रिएक्शन के लिए रेट लिखना होता तो हम लोग जर्नल कैसे लिखेंगे? ये मत लिख देना कि A की पावर N1। देखो बताते हैं रेट क्या हो, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंटल हमको दिया रखा है तो वो आपको इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि इसके लिए हमको डायरेक्ट A की पावर N1 नहीं रखना है, कुछ अदर चीजें माननी। तो हमने मान लिया A की पावर अल्फा, B की पावर क्या माननी है? बीटा, कि A की पावर अल्फा और B की पावर। तो इसी तरीके से तीनों के लिए लिखेंगे। डिफरेंट कंसंट्रेशन है, डिफरेंट रेट, कांस्टेंट हमको दिया गया है। बात समझ में आ रही है? तो अब क्या लिखें? अब लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अल्फा करते हैं। तो अल्फा कैलकुलेशन करने के लिए हमको 2 रिएक्शन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 2 रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन लेते हैं जिसमें क्या हो जाए? बीटा कैंसिल हो जाए। भाई यहाँ पे अगर बी भी सेम हो जाएगा तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा अल्फा का इंक्लूड। तो हम कौन कौन से रिएक्शन लेंगे? रिएक्शन सेकेंड और रिएक्शन थर्ड। तो कैलकुलेशन ऑफ अल्फा बाई रिएक्शन सेकंड एंड थर्ड। क्या करेंगे भाई? एक्सपेरिमेंट लिखें चाहे रिएक्शन लिखें, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए कैसे करते हैं। तो रेट आपको पता है, रेट कैसे लिखेंगे? के A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। अब देखिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। रेट सेकंड के लिए क्या होगा? अब आपने लिखा होगा नोट, इसीलिए कहते हैं कि नोट करके चलो तो समझ में आएगा। रेट क्या हो गया? यहाँ पे सेकंड रिएक्शन के लिए रेट क्या होगा हमारा? के A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। रेट थर्ड रिएक्शन के लिए हमारा क्या होगा? के A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। के A की पावर अल्फा, B की पावर बीटा। इन दोनों को क्या कर दें? हम डिवाइड कर दें। तो रेट जो हमारा सेकंड स्टेप के लिए दिया होगा, रेट वो क्या है? 10⁻² अपॉन 12 × 10⁻²। यहाँ पे क्या है? के क्या हो गया? सेम हो गया 1.0 की पावर। सॉरी गलती में हमने शुरू में यहाँ पे क्या बोल दिया था? रेट कांस्टेंट। यहाँ पे क्या बोला था मैंने?
रेट कांस्टेंट, यहाँ पे रेट कांस्टेंट बोल दिया था, लेकिन ये क्या दिया हुआ, रेट दिया हुआ है, गलती हो गए थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा के क्या हो गया, सेम हो गया, तो के हमारा कैंसिल हो जाएगा। एक ही यहाँ पे क्या है 2.0 की पावर बीटा, बस हमको सिंपल के रेट बराबर के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, दोनों को लिख के क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। कौन कौन से रिएक्शन के लिए, सेकंड और थर्ड के रिएक्शन के लिए। अब क्या होगा, इसको हम करेंगे तो ये सीधे सीधे हमारा कट जा रहा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 की पावर अल्फा। तो जब हमारा दोनों सेम है तो अल्फा की पावर क्या आ जाएगी 1। ये आप लोग बेसिक जानते होंगे, अल्फा बराबर क्या हो गया 1। इसी तरीके से हमको क्या करना है, बीटा कैलकुलेट करना। तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए आप समझ गए होंगे कि अब हमको क्या लेना है कि इसमें अल्फा बराबर हो। तो कैलकुलेशन ऑफ बीटा, तो किसके लिए लेंगे, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, बाई फर्स्ट एंड सेकेंड रिएक्शन को। तो जब रेट लिखेंगे तो रेट क्या लिखेंगे, सेकेंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, ऐसे इन दोनों को क्या कर देना हमको डिवाइड। रेट वर्स फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। तो हमने बार बार लिख दिया आपके लिए। अब क्या होगा 4 इंटू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या करनी है हमको यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, बड़े आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दीबाजी तो नहीं हो रही है। बताइएगा कमेंट में, बताइएगा कुछ ना समझ में आए कमेंट में जरूर। और बेटा वीडियो जरा शेयर कर दो अपने दोस्तों को, जब तक हम इसको लिख रहे हैं थोड़ा सा शेयर होगा तो हमको भी अच्छा लगेगा कि हाँ वीडियो हमारे जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जब इसको हम काटेंगे या डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2, ये पूरा पूरा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, अल्फा जो हो जाए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2 की पावर बीटा, क्या आ गया 2 की पावर बीटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की पावर 1, जब बेस समान है तो बीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1। समझ में आ गया ना, स्पीड तो नहीं हुई। अल्फा यहाँ पे क्या आ गया 1, बीटा बराबर क्या आ गया 1। अब क्या हो गया, तो रेट जो लॉ है हमारा उसका मतलब क्या है, वहां पे जो हमको दिया था उसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है रेट लॉ, कि हमारा जो रेट लॉ है वो इस रिएक्शन के लिए के ए की पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, कि पावर 1 पे। देखो वहां पे दिया था n1, लेकिन यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1। और बी की पावर पे क्या डिपेंड कर रहा है 1, वहां पे दिया हुआ था n2 लेकिन वैल्यू आई 1। इसीलिए कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल डाटा है, हमको कुछ भी देख के तुरंत ऑब्जर्व नहीं करना है, थोड़ा सा 1 मिनट ब्रेक लेके सोचना है कि करना क्या है। अब इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 1 + 1 = 2। तो ये हमारे पास दो तरीके हो गए कैसे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेट करेंगे या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट लॉ। बात समझ में आपको आ गई, 2-3 मेथड हमने आप लोग को बताया। तो हमको आप लोग को वीडियो आकी समझ में आई, जहां भी ना समझ में आए वहां पे कमेंट बताइए कि इस सेकंड पे या इतने मिनट पे हमको ये वीडियो ये चीजें नहीं समझ में आई। अगर आप लोग जिसको ना समझ व्हाट्सएप पे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको कमेंट में हमको मांगना पड़ेगा व्हाट्सएप नंबर, फिर हम आपको वो व्हाट्सएप नंबर आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।